Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hello, I'm Dar Shaukat, and our ongoing unit is international organization, that is the UNO. We had already discussed about the uh, existence of UNO and its objectives and principles. Now, in this lecture, we will discuss about the main organs of UNO. Dear students, there are 6 main organs of UNO. यूएनओ के 6 ऑर्गन्स है और सबसे पहला ऑर्गन जो है वो हम डिस्कस करते हैं आज. दैट ऑर्गन इज कॉल्ड द जनरल असेंबली. In this organ is considered as one of the most important organ of the UNO. इस ऑर्गन के अंदर क्या होता है? All the members of the General Assembly consists all the members of the UNO. यानी 193 कंट्रीज जो ऑफिशियल मेंबर्स है यूएनओ के, वो सारे मेंबर्स होते हैं, वो सारे होते हैं जनरल असेंबली के अंदर. दिस बिकेम द रीजन दैट दिस इज कॉल्ड द वर्ल्ड पार्लियामेंट विद 193 members. But the most interesting fact in the General Assembly is that all the member countries have right to appoint 5 members as their representatives. हर एक कंट्री जो होगी उनको राइट होगा कि वो 5 मेंबर अपने अपॉइंट कर सकते हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव, जो भेज सकते हैं जनरल असेंबली के अंदर. लेकिन जनरल असेंबली के अंदर जो उन 5 में से राइट टू वोट होगा वो आउट ऑफ 5 सिर्फ एक को होगा. पहली बात. उसके बाद ये जो जनरल असेंबली है इसकी एक मीटिंग भी हो जाती है जो अक्सर सितंबर के महीने में होती है, हर साल के सितंबर के महीने में. लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी ये फिर मीटिंग नहीं कर सकते, सिर्फ सितंबर में ही करनी होगी. इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी ए स्पेशल मीटिंग कैन बी कॉल्ड. यानी अगर कभी इनको इमरजेंसी लगे तो स्पेशल मीटिंग हो सकती है किसकी? जनरल असेंबली की. अब बात करते हैं कि जो जनरल असेंबली है, जनरल असेंबली के क्या फंक्शंस है. द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द जनरल असेंबली इज टू इलेक्ट न्यू मेंबर्स. यानी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल के अंदर जितने सारे न्यू मेंबर्स होंगे, इट इलेक्ट्स नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. इसका जो एक और ऑर्गन है जो हम पढ़ेंगे आगे, सिक्योरिटी काउंसिल, उसके अंदर जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होंगे उनको इलेक्ट करना जनरल असेंबली का काम है. या इसका एक ऑर्गन है सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, उसके मेंबर भी यही अपॉइंट कर लेती है. या इसका और एक ऑर्गन है जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसको भी यही अपॉइंट कर लेती है. या सेक्रेटरी जनरल जो होता है इसका, उसका भी अपॉइंटमेंट जो होता है जनरल असेंबली के द्वारा ही होता है. सो द मेजर फंक्शंस इज परफॉर्मिंग बाय द जनरल असेंबली. अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग इट मेंटेन्स इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर एंड डिस्कस ऑल मैटर्स. यानी इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर, यानी पूरे दुनिया के अंदर पीस कैसे मेंटेन रहे एंड उसके लिए कौन कौन से लॉज होंगे वो सारे बनाएगा कौन? जनरल असेंबली. एंड डिस्कस ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू द इंटरनेशनल पीस. उसके बाद और एक चीज है कि टू असिस्ट इन द रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल सिटीजंस ऑफ मेंबर ऑफ द स्टेट्स. यानी सिंपली मतलब यह है कि जनरल असेंबली का मकसद होता है कि वो तमाम उन नेशंस को हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ द सिटीजंस. ह्यूमन राइट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन राइट्स बहुत ज्यादा जरूरी है. और जनरल असेंबली का ये पहले से ही एम रहा है, उसका मेन फंक्शन ये है कि कंट्रीज को हेल्प करना कि वो अपने ह्यूमंस को अच्छे तरीके से ह्यूमन राइट्स दे दे. और अगर कहीं पे वायलेशन हो रहा है उस केस में कंट्री के ऊपर सैंक्शन लग सकता है. तो हमने पहला क्या देखा? हमने सिंपली देखा जनरल असेंबली. जनरल असेंबली के अंदर पूरे 193 मेंबर्स है. हर एक स्टेट यानी हर एक कंट्री जो होगी वो वहां पे 5 मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव्स भेजेगी. आउट ऑफ 5 जो होंगे एक को ही वोट हो सकता है और इनकी मीटिंग सितंबर में होती है. बाकी सारे हमने इसमें क्या देखे कि इसमें कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, दैट आई ऑलरेडी डिस्कस्ड. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूएनओ इज द सिक्योरिटी काउंसिल. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन आउट ऑफ ऑल ऑर्गन्स. Out of all organs, the most important organ is the Security Council. So this organ consists of 15 members. Out of 15 members, 5 are permanent members. The shortcut and mnemonic for the 5 permanent members are fabric. F for France, A for America, B for Britain, R for Russia, C for China. These are the permanent members. And that's why it's also called the executive. इसको executive भी कहते हैं. And non-10 permanent members जो होते हैं इसके अंदर, वो 2 साल के लिए होते हैं. और ये जो 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं और इनको कौन अपॉइंट करेगा? जनरल असेंबली. और ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है इट मीट्स ट्वाइस ए मंथ. यानी ट्वाइस ए मंथ, एक महीने में 2 बार मिल जाते हैं. और यही जो है सिक्योरिटी काउंसिल के पास एक पावर है. दैट पावर जो परमानेंट 5 मेंबर्स है, दैट पावर इज नोन एज द वीटो पावर. सो मैं समझा देता हूं वीटो किसको कहते हैं. एक्चुअली जो वर्ड वीटो है,
ठीक, इसका मतलब है राइट टू रिजेक्ट ए रेजोल्यूशन, राइट टू रिजेक्ट ए रेजोल्यूशन। अब वही समझ लेते हैं कि वीटो का पूरा मीनिंग क्या होता है। हाउ डज द 5 परमानेंट मेंबर्स एंजॉय द वीटो? द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कंसिस्ट्स ऑफ 15 मेंबर्स। मैंने कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल जो होता है उसके अंदर 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं और जो होते हैं 10 नॉन परमानेंट होते हैं। ठीक, सो इट कंसिस्ट्स 15 मेंबर्स। इसमें 5 जो है आउट ऑफ 15 वो परमानेंट है, वो मैंने बता दिया कौन कौन से है, यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। 10 members are non-permanentary or temporary members. These non-permanent members are elected by the General Assembly for a period of 2 years. ये भी हमने पढ़ा। So what is now veto? The permanent members of the Security Council enjoys the power of veto. वो एक पावर को एंजॉय करते हैं जिसको हम veto power कहते हैं। veto simply मतलब क्या होता है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब I say no, यानी veto means I say no. So what does it mean I say no? So इसका सिंपली मतलब क्या है कि जो 5 परमानेंट मेंबर्स है उनके पास है, उनको हम P5 भी कहते हैं, परमानेंट 5, उनके पास एक पावर होता है डिसीजन लेने का इंपॉर्टेंट इश्यूज में, वर्ल्ड लेवल पे वो डिसीजन ले सकते हैं। अगर उन 5 में, इफ द परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल कास्ट वोट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, यानी अगर कोई डिसीजन हमें लेना होगा, उस डिसीजन में अगर आउट ऑफ 5 मेंबर्स एक वोट अगेंस्ट में दे, द डिसीजन कैन नॉट बी टेकन, वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा। सो पांचों के 5 को यस कहना होगा। सो ये एक पावर है जिससे क्या कर सकते हैं हम, जिसे हम कह सकते हैं ये एक वीटो पावर है। सो इन सिंपल वर्ड्स वीटो का मतलब होता है आई से नो। आई से नो मतलब अब थोड़ा इलॉबरेटली समझ लेते हैं। मतलब मान लीजिएगा कि 5 कंट्रीज में से 5 कंट्रीज को ये लग जाता है कि कोई कंट्री ऐसी है जिसने कोई ऐसा लॉ बनाया है या जिसने कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास किया है जो बाकी सारे कंट्रीज के लिए, मेजॉरिटी कंट्रीज के लिए अच्छा नहीं है। क्या इनके पास पावर है, क्या ये उस लॉ को खत्म कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव द वीटो पावर। सो पांचों के 5 जब वोट देंगे कि इस लॉ को खत्म करना चाहिए तो वो लॉ खत्म हो जाएगा, मतलब इनके पास एक सुप्रीम और एब्सोल्यूट पावर है। लेकिन पांचों को एग्री होना होगा, अगर 5 में से एक एग्री नहीं हो रहा है ना, सो ये डिसीजन नहीं लिया जाएगा। होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसका मतलब जो है इसके अंदर क्या होता है और वीटो पावर क्या होता है। द मेन फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सेटल डिस्प्यूट्स पीसफुली। पूरे दुनिया के अंदर अमन को कायम रखना, पूरे दुनिया के अंदर शांति को कायम रखना। अब वो कैसे रहेगा? अगर 2 कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट्स है, उस डिस्प्यूट को नेगोशिएशन के थ्रू और इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्व करना, पहली बात। दूसरी बात, टू टेक एक्शन अगेंस्ट द एग्रेसर स्टेट्स। एग्रेसर स्टेट का मतलब होता है कि जो हमला करती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिएगा ब्राजील ने कनाडा पे हमला किया, सो ब्राजील हियर बिकेम द एग्रेसर स्टेट। सो अगर उसने हमला किया कनाडा पे, सो सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके पास पावर है, वो एक्शन ले सकता है उसके खिलाफ जिसने हमला किया होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन थे किसके? सिक्योरिटी काउंसिल के। उसके बाद तीसरा जो इसका ऑर्गन है दैट इज द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर टोटल मेंबर्स जो होते हैं वो 54 होते हैं और इन 54 को मैंने पहले ही बताया, इनको इलेक्ट कर लेती है जनरल असेंबली। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए इलेक्ट होते हैं। बट 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड एवरी ईयर। 1/3 of its members. A state which has completed the period of its membership for 3 years can be elected again. अगर किसी ने ऑलरेडी सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल में अगर कोई ऑलरेडी 3 साल तक मेंबर रहा होगा, क्या वो फिर से बन सकता है? हाँ, फिर से बन सकता है। सो सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल के अंदर आप क्या देखेंगे? 54 मेंबर्स। इसका मेन फंक्शन क्या है? टू प्रमोट सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड एजुकेशनल कोऑपरेशन बिटवीन मेंबर स्टेट्स। यानी पूरे कंट्री जो 193 मेंबर्स है उनके आपस में सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल कोऑपरेशन होना, और साथ में जो टू सॉल्व द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। और सोशल प्रॉब्लम्स जो लोगों के होंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो लोगों के होंगे, वो सब के सब लोगों के क्या होने चाहिए? वो सब के सब सॉल्व होने चाहिए। और ये किसका एम है? दिस इज द एम ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल। Also, the main function of the economic and social council is it helps the nations in their developmental plans. यानी जब उनको कोई प्लान बनाना होता है to get it from the poverty, to get it from the unemployment, to get it from the environmental problems. So it is the social and economic council which assists the nations to in their developmental plans. पहली बात। उसके बाद इसका चौथा ऑर्गन जो है दैट्स द ट्रस्टशिप काउंसिल। इंपॉर्टेंट काउंसिल ये भी है। इट कंसिस्ट्स ऑफ 14 मेंबर्स टू लुक आफ्टर द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ मैंडेटेड और ट्रस्ट टेरिटरीज अंडर द सुपरविजन ऑफ द यूएनओ। देखिए, ये जो ट्रस्टशिप काउंसिल है
ट्रस्टशिप काउंसिल की ड्यूटी क्या है? ट्रस्टशिप काउंसिल की ड्यूटी है टू मेक दीज एरियाज और स्टेट्स कैपेबल ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। यानी हर एक स्टेट जो होगी उनके पास सेल्फ गवर्नेंस होनी चाहिए, उनके पास किसी का इंटरफियर नहीं होना चाहिए। अब यहां पे पिछले साल अगर 2016 में या 2017 में एक न्यूज भी आई थी कि यूएनओ के अंदर जो एक ऑर्गन है दैट इज द ट्रस्टशिप काउंसिल, उसको मिटाना ही चाहिए क्योंकि उसका अब ज्यादातर काम नहीं रहा है। ट्रस्टशिप काउंसिल का एक और काम होता है, इफ देयर इज ए डिस्प्यूट ऑफ बाउंड्री बिटवीन द टू नेशंस, वो जो डिस्प्यूट होगा वो भी ट्रस्टशिप काउंसिल देख लेता है। लेकिन है तो इंपॉर्टेंट ऑर्गन, अभी तक नहीं मिटाया गया है, अभी तक रिमूव नहीं किया गया है। इट रिमेन्स कंटिन्यूअसली एज अ फोर्थ ऑर्गन ऑफ द यूएनओ। द मेन फंक्शंस ऑफ द ट्रस्टशिप काउंसिल इज the council is to see that the trust territories are administered ultimately get responsible government or independence according to the wish of the people। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि जो भी कोई इंडिपेंडेंट कंट्री होगी, सॉवरेन कंट्री होगी, वो अच्छे से अपनी कंट्री को एडमिनिस्ट्रेट कर रही है, उनके पास अपनी एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, उनको कोई इंटरफियर नहीं कर रहा है, सब कुछ वहां के लोगों के विश के हिसाब से ही चल रहा है, उनके ऊपर कोई सप्रेशन या उनके ऊपर कोई एग्रेशन नहीं है। इट ऑल्सो कंसिडर रिपोर्ट्स विच हैव बीन सबमिटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी। अगर कोई कंट्री इनको रिपोर्ट दे कि हमारे साथ कोई और कंट्री कुछ गलत कर रही है इन टर्म्स ऑफ बाउंड्रीज डिमार्केशन एंड ऑल, सो उस केस को कौन देख लेता है? ट्रस्टशिप काउंसिल। So it makes efforts for the promotion of moral, social and economic welfare of the trust territories। यानी जो इसके जितने सारे मेंबर्स होंगे, ट्रस्ट टेरिटरीज होंगे, उनका मॉरल, सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर होना चाहिए, उसको प्रमोट करना। सो ट्रस्टशिप काउंसिल उसके लिए एफर्ट्स उठाएगा, स्टेप्स उठाएगा कि हाउ द मॉरल, सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर कुड बी टेकन फॉर द ट्रस्ट टेरिटरीज। नेक्स्ट वन इज द फिफ्थ ऑर्गन। द फिफ्थ ऑर्गन ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। This International Court of Justice is a judicial organ of UNO. Judicial organ. It is situated at Hague in Holland. इसके अंदर 15 जज होते हैं और इन 15 जज को इलेक्ट कर लेता है जनरल असेंबली एंड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। जनरल असेंबली करेगा बट विद द रिकमेंडेशंस ऑफ द यूएनएससी। द पीरियड ऑफ वर्किंग फॉर द जज इज 9 years। कितने साल के लिए होंगे ये जज? 9 years के लिए होंगे। All the member states of the UN can appeal to the for their matters। अब अगर किसी कंट्री का कोई कॉन्फ्लिक्ट है वो यहाँ पे अपील कर सकता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ताकि वो उनके केस को सुने और उनको जस्टिस मिले। Those who are not members of UNO can also appeal to the court। लेकिन यहाँ पे और एक स्पेशल प्रोविजन है, जो मेंबर इसके नहीं होंगे वो भी अपील कर सकते हैं इस कोर्ट को, ताकि ये कोर्ट उनके मैटर को कंसिडरेशन में ले और अगर कहीं पे डिस्प्यूट चल रहा है वो डिस्प्यूट को मिटाने की कोशिश करे। So the main function of the International Court of Justice is to settle disputes between member states। member state in the means कि 193 countries जो permanent members of UNO है, उनके बीच में अगर कोई dispute है उसको कौन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है? International Court of Justice। और to advise the UNGA and the UNC on international law। जब भी international law बनाने होते हैं, जैसे environment related law, जैसे cyber security related law, जैसे एग्जाम टेररिज्म रिलेटेड कोई इशू होगा, इनके ऊपर अगर कोई भी लॉ बनाना होगा जनरल असेंबली को, सो जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को ये एडवाइस करेगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है, यहाँ पे वो बंदे हैं वो जैसे जो नॉलेज रखते हैं, तो इसलिए ये यहाँ पे इनको एडवाइस करेंगे जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को। लेकिन इसके जो डिसीजंस होंगे, इट्स डिसीजंस आर ओनली इन द फॉर्म ऑफ एडवाइस। जो जनरल असेंबली और यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल इनसे एडवाइस लेगा वो सिर्फ एडवाइस होंगे, वो बाउंड नहीं होंगे कि वो उनको माने। यानी यूएनजीए एंड यूएनएससी जो है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उन्होंने एडवाइस ली किन से? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से। अब उनको मानना ही मानना है? नहीं, अब उन पे डिपेंड है कि दिस इज ओनली द एडवाइस। वो माने तो ठीक, ना माने तो अपने हिसाब से भी डिसीजन ले सकते हैं, बट दैट डिसीजन शुड बी द वेरी फेयर। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसका और एक ऑर्गन है, लास्ट वाला ऑर्गन, दैट्स नोन एज द सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट, द सेक्रेटरीट इज कॉल्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन ऑफ द यूएनओ। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन ऑफ द यूएनओ, और इट इज अ परमानेंट ऑफिस ऑफ द यूएनओ हेडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल। जो यूएनओ का परमानेंट ऑफिस है उसको हम कहते हैं सेक्रेटरीट। वहां पे एक उसका हेड जो होता है सेक्रेटरी जनरल। जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूएनओ। सो हु इज कॉल्ड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूएनओ? इट्स द सेक्रेटरी जनरल। द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेक्रेटरी जनरल मेड बाय द UNGA, यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अपॉइंट कर लेगी किसको? सेक्रेटरी जनरल को, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ, रिकमेंडेशन किसकी होनी चाहिए? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए वो होगा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएनओ इज टेगरी लाई and the current secretary general of the UNO is Antonio Guterres।
What are the main functions of the secretariat? It calls the meetings of the various organs of the UNO. UNO के बहुत सारे organs हमने पढ़े. So sixth one is the secretariat. हमने जो social and economic organ पढ़ा, हमने जो security council पढ़ा, इनकी meeting जब भी बुलानी हो तो secretariat कभी भी इनकी meeting बुला सकता है. It enforces the decision taken by the various organs of the UN. यानी यहाँ पे जो decisions लेते हैं various organs, उन decisions को देख लेता है एक बार कौन? Secretariat. It brings to the notes of the UNSC any matter which is opinion may be the international peace and security. यानी अगर पूरे दुनिया के अंदर कभी कभार कभी पीस के रिलेटेड कोई बात होगी, सिक्योरिटी के रिलेटेड कोई बात होगी, सो सेक्रेटरीट जल्दी ही उसे उस बात को कन्वे करेगा यूएनएससी को, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल. सो इन फैक्ट वी कैन से आउट ऑफ ऑल ऑर्गन्स द यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द सेक्रेटरीट. होप सो यू अंडरस्टूड. वी हैव व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर, दैट इज द various organs of the UNO and its functions. Thank you so much. Before concluding my topic, I am requesting my all well-wishers, do not forget to subscribe my channel. The name of my channel is Oceans, Origin of Creative Energies and Neuroscience, started by Dar Shaukat. Thank you so much, and do not forget to press on the bell icon. Thank you.